हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल विधि कक्षा में स्वागत है। आज की वीडियो में हम पॉक्सो एक्ट को जो है आगे कंटिन्यू करके हम पार्ट 3 को पढ़ेंगे। इसमें हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले सेक्शन 7 से। उससे जानने से पहले हम जान लेते हैं कि सेक्सुअल असॉल्ट का मतलब क्या होता है। इन जनरल टर्म्स हम यदि बात करें और लॉ के पर्सपेक्टिव से हम बात करें तो टचिंग द प्राइवेट पार्ट्स ऑफ अ चाइल्ड विद सेक्सुअल इंटेंट इज सेक्सुअल असॉल्ट। ऐसा कोई सेक्सुअल इंटेंट से किसी बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स को छूना जो है वो सेक्सुअल असॉल्ट कहलाता है। इफ अ पर्सन विद सेक्सुअल इंटेंट मेक्स अ चाइल्ड टच द प्राइवेट पार्ट्स ऑफ अनदर पर्सन, दिस इज ऑल्सो सेक्सुअल असॉल्ट। यदि कोई पर्सन जो है वो उस बच्चे को किसी और का प्राइवेट पार्ट जो है किसी पर्सन का छूने के लिए भी कहता है तो उसे भी हम सेक्सुअल असॉल्ट की कैटेगरी में डालेंगे। तीसरी चीज जो जरूरी है जानना वो ये है, सेक्सुअल असॉल्ट डज नॉट इन्वॉल्व पेनिट्रेशन। सेक्सुअल असॉल्ट के लिए पेनिट्रेशन की जरूरत नहीं है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसमें पेनिट्रेशन की जरूरत थी, बट इस केस में जो है पेनिट्रेशन की जरूरत नहीं है। पेनिट्रेशन इज वेयर एन ऑब्जेक्ट और अ पार्ट ऑफ अ बॉडी इज इंसर्टेड इनटू द चाइल्ड। पेनिट्रेशन का मतलब है जहाँ पे किसी बॉडी का कोई पार्ट या जो ऑब्जेक्ट है वो बच्चे में इंसर्ट किया जाता है। इट इज एन इवन मोर सीरियस ऑफेंस एंड हैज बीन डील्ड विद सेपरेटली अंडर दिस एक्ट। ये जो ऑफेंस है इसको अलग कैटेगरी में इस एक्ट के अंदर कैटेगराइज किया गया है। एंड एनी एक्ट डन विद सेक्सुअल इंटेंट ऑन अ चाइल्ड इन्वॉल्विंग फिजिकल कॉन्टैक्ट इट्स ऑल्सो सेक्सुअल असॉल्ट। ऐसा कोई एक्ट है जो सेक्सुअल इंटेंट के साथ चाइल्ड पे किया जा रहा है, भले वो फिजिकल कॉन्टैक्ट हो, तो उसे भी हम सेक्सुअल असॉल्ट की कैटेगरी में डालेंगे। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि सेक्सुअल असॉल्ट में जो है इंटेंट होना जरूरी है, वो भी कैसा, एक सेक्सुअल इंटेंट होना जरूरी है। इसी को हम शुरुआत करते हुए आगे करते हैं सेक्शन 7 की ओर, जो बात करता है सेक्सुअल असॉल्ट की डेफिनेशन को। ये कहता है, whoever with sexual intent touches the vagina, penis, anus or breast of the child or makes the child touch the vagina, penis, anus or breast of such person or any other person or does any act with sexual intent which involves physical contact without penetration is said to commit sexual assault। सेक्सुअल असॉल्ट की यहाँ डेफिनेशन बता रहे हैं। इसमें ये बता रहे हैं कि यदि कोई पर्सन है किसी बच्चे को दूसरे पर्सन को छूने को कहता है या वो खुद उस बच्चे को छूता है विद सेक्सुअल इंटेंट। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है सेक्सुअल इंटेंट। इस सेक्शन को और प्रीवियस जो हमने सेक्शंस पढ़े थे पिछले वीडियो में उसमें जो बेसिक डिफरेंस है यहाँ पे वो इंटेंशन वर्ड का यूज किया गया है। तो यदि ऐसा कोई एक्ट करता है तो उसे हम जो है सेक्सुअल असॉल्ट कहेंगे। यहाँ पे फिजिकल जो कांटेक्ट है वो इन्वॉल्व है, बट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात एक और याद रखने की है कि यहाँ पे पेनिट्रेशन नहीं होगा। विदाउट पेनिट्रेशन इज सेड टू कमिट सेक्सुअल असॉल्ट। इसकी पनिशमेंट क्या होगी, तो पनिशमेंट इसके सेक्शन 8 में दी हुई है। पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल असॉल्ट, whoever commits sexual assault shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 3 years but which may extend to 5 years and shall also be liable to fine। यहाँ पे जो मिनिमम पनिशमेंट दी गई है वो है 3 years की और जो मैक्सिमम है वो 5 years की है। और वो कैसी होगी, वो रिग्रेस भी हो सकती है और वो सिंपल भी हो सकती है, कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है। उसके साथ में जो है उसकी जो लाइबिलिटी होगी वो फाइन देने की भी लाइबिलिटी होगी यहाँ पे एक्यूज्ड की। मूविंग फर्दर हम जो पढ़ते हैं वो आगे पढ़ते हैं सेक्शन 9 की ओर, जो बात करता है वो एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट करता है। तो जैसा हमने पुराने सेक्शन पे पढ़ा था जो डील सेक्सुअल असॉल्ट की, वही जो सेम सेक्शंस है वो यहाँ पे सेक्सुअल असॉल्ट की कैटेगरी में भी आएंगे, बट कुछ माइनर डिफरेंस। तो आइए देखते हैं यहाँ पे एग्रीवेटेड फॉर्म किन चीज़ों में माना जाएगा। पहला जो है वो ये है, whoever being a police officer commits sexual assault on a child। जो ऐसा पुलिस ऑफिसर है, यदि सेक्सुअल असॉल्ट कब कमिट माना जाएगा, जब वो अपने पुलिस स्टेशन की लिमिट्स के अंदर या प्रीमाइसेस के अंदर जहाँ वो अपॉइंट किया गया है या कोई ऐसा स्टेशन हाउस है, भले वो उसके पुलिस स्टेशन के अंडर में आ रहा है या नहीं, जिस जहाँ उसका अपॉइंटमेंट किया गया है, या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज ड्यूटीज या अदरवाइज और भी किसी तरीके से, या फिर वेयर ही इज नोन हैज और आइडेंटिफाई एज अ पुलिस ऑफिसर, जहाँ उसे एज अ पुलिस ऑफिसर हम आइडेंटिफाई कर पा रहे कि ये पुलिस ऑफिसर है। इन चीज़ों में रहते हुए जो है यदि कोई सेक्सुअल असॉल्ट करता है पुलिस ऑफिसर, तो वो जो कैटेगरी आएगी वो एग्रीवेटेड फॉर्म कहलाएगी सेक्सुअल असॉल्ट की। इसके बाद जो सेकंड कैटेगरी आएगी वो है whoever being the member of armed forces or security forces commits sexual assault on a child within the limits of the area to which the person is deployed or in any areas under the command of the security or armed forces or in the course of his duties or otherwise। इसके बाद जो लास्ट है वो वेयर ही इज नोन और आइडेंटिफाइड एज अ मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी और
और आर्म्ड फोर्सेस। यहाँ पे जो दूसरी कैटेगरी हम देख रहे हैं वो है आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स की या सिक्योरिटी फोर्सेस के मेंबर्स की। तो ऐसे मेंबर्स जो किसी आर्म्ड फोर्सेस या सिक्योरिटी फोर्सेस के मेंबर्स हैं, ऐसे पर्सन्स, वो यदि जिस एरिया में वो डिप्लॉयड है, जहाँ उनकी पोस्टिंग है, ऐसे एरिया की लिमिट्स में, या जहाँ पे जो है ऐसे एरियाज हैं जो उनकी फोर्सेस की कमांड के अंडर में है, या फिर ड्यूरिंग देयर कोर्स ऑफ ड्यूटीज़, उनकी ड्यूटीज़ करते वक्त में या अदरवाइज, एंड जहाँ पे वो एज अ सिक्योरिटी और आर्म फोर्सेस के मेंबर्स आइडेंटिफाई किए जा सके। ऐसी कंडीशंस में यदि वो सेक्शुअल असॉल्ट कमिट करते हैं चाइल्ड पे, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी, तो ये एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ सेक्शुअल असॉल्ट माना जाएगा। तीसरी जो हमारी कैटेगरी है वो है whoever being a public servant commits sexual assault on a child। कोई पब्लिक सर्वेंट यदि कमिट्स कर रहा है तो वो एग्रीवेटेड फॉर्म की कैटेगरी में आएंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है वो बात करती है whoever being on the management or on staff of a jail। कोई ऐसा मैनेजमेंट या स्टाफ किसी जेल का, रिमांड होम का, प्रोटेक्शन होम का, ऑब्जर्वेशन होम का, या ऐसी प्लेसेस जहाँ पे बच्चों की जो है कस्टडी या केयर की बात करते हैं, प्रोटेक्शन की बात करते हैं, ऐसी जगह सेक्सुअल असॉल्ट कमिट करते हैं, या बीइंग इनमेट ऑफ सच, ऐसे सारे इंस्टीट्यूशंस के या तो जो मैनेजमेंट या स्टाफ है या इनमेट्स हैं, उनमें से कोई भी कमिट करता है सेक्सुअल असॉल्ट किसी बच्चे पे, तो वो एग्रीवेटेड फॉर्म माना जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो है whoever being on the management or staff of a hospital, whether government or private, commits sexual assault on a child in that hospital। किसी ऐसे हॉस्पिटल का, चाहे वो गवर्नमेंट हो या चाहे वो प्राइवेट हो, यहाँ पे दोनों टर्म्स यूज़ किया गया है, तो ये याद रखिएगा। ऐसे हॉस्पिटल का कोई मैनेजमेंट है या स्टाफ है जो उस हॉस्पिटल में कमिट करता है ऐसा सेक्सुअल असॉल्ट, तो एग्रीवेटेड फॉर्म की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट है whoever being on the management or staff of an educational institution or religious institution। किसी इंस्टीट्यूशन में जो एजुकेशनल है और रिलीजियस नेचर का है, वहाँ का कोई मैनेजमेंट या स्टाफ जो है वो कमिट्स करता है सेक्सुअल असॉल्ट उस इंस्टीट्यूशन के अंडर में, तो वो भी एग्रीवेटेड फॉर्म की कैटेगरी में आएगा। जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है वो है whoever commits gang sexual assault on a child। यहाँ पे गैंग सेक्सुअल असॉल्ट की बात की गई है। गैंग मतलब जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा पर्सन है जिनका कॉमन इंटेंशन था इन ऑफ अ ग्रुप इन अ फर्दरेंस ऑफ देयर कॉमन इंटेंशन। यहाँ पे कॉमन इंटेंशन की बात की गई है, और ऐसे जितने भी पर्सन्स होंगे यही माना जाएगा कि उन्होंने जो है गैंग सेक्सुअल असॉल्ट किया है इस सेक्शन के अंडर में, इस क्लॉज के अंडर में। और ऐसा जो हर पर्सन होगा जिसने कमिट किया है वो ऐसा ही माना जाएगा, वो ऐसे उसकी लायबिलिटी ऐसी ही होगी जैसे वो एक्ट उसने खुद अकेले की है। तो ये था गैंग सेक्सुअल असॉल्ट। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है whoever commits sexual assault on a child using deadly weapons, fire, heated substance और corrosive substance। ऐसे कोई पर्सन जो है जो डेडली वेपन्स का यूज़ करता है, फायर का यूज़ करता है, हीटेड सब्सटेंस या कॉरोसिव सब्सटेंस का यूज़ करता है, तो ये भी एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ जो है सेक्सुअल असॉल्ट माना जाएगा। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है वो है बात करती है whoever commits sexual assault causing grievous hurt or causing bodily harm and injury to the sexual organs of the child। ऐसा कोई पर्सन है जो सेक्सुअल असॉल्ट कमिट कर रहा है और उस एक्ट की वजह से जो है उस पर्सन को, इस चाइल्ड को ग्रीवियस हर्ट कॉज हुआ है, या उसे कोई बॉडली हार्म हुई है, या कोई इंजरी हुई है, या उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स को इंजरी पहुंची है, तो ऐसे एक्ट को जो है, ऐसे सेक्सुअल असॉल्ट को भी एग्रीवेटेड फॉर्म माना जाएगा। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो बात करती है whoever commits sexual assault on a child where which physically incapacitates the child or causes the child to become mentally ill as defined under clause L of section 2 the mental health act, or causes impairment of any kind so as to render the child unable to perform regular tasks temporarily or permanently। ऐसे किसी एक्ट की वजह से जो चाइल्ड पे किया गया है जिसकी वजह से वो फिजिकली इनकैपेशिएट्स हो जाए, उस वजह से उसको मेंटली इल हो जाए, जैसा भी मेंटल एक्ट की डेफिनेशन में वो कवर होता है, और उस एक्ट की वजह से या फिर जो है उस बच्चे को अपनी रेगुलर टास्क टेम्पररी या परमानेंट टाइम ऑफ पीरियड के लिए जो है परफॉर्म करने में दिक्कत हो, वो नहीं कर पा रहा है, ऐसे केसेस में। प्लस या फिर inflicts the child with human immunodeficiency virus or any other life-threatening disease or infection which may either temporarily or permanently impair the child by rendering him physically incapacitated or mentally ill to perform regular tasks। ऐसे सेक्सुअल असॉल्ट की वजह से उसमें किसी भी HIV आ जाए, या जो लाइफ थ्रेटनिंग अदर डिसीजेज होती है या इन्फेक्शन होता है उस एक्ट की वजह से, जिसकी वजह से वो टेम्परली या परमानेंटली अपनी
टास्क को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, या मेंटली बीमार हो रहा है, या फिजिकली इनकैपेशिएट हो रहा है, और ऐसे केसेस में जो है उसको एग्रीवेटेड फॉर्म माना जाएगा, किसको, सेक्सुअल असॉल्ट को। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है वो बात करती है हूएवर टेकिंग एडवांटेज ऑफ अ चाइल्ड्स मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी कमिट्स सेक्सुअल असॉल्ट ऑन द चाइल्ड। ऐसा कोई पर्सन है जो किसी बच्चे की मेंटल या फिजिकल डिसेबिलिटी का फायदा उठाते हुए उस पर सेक्सुअल असॉल्ट कमिट कर रहा है, तो वो भी एग्रीवेटेड फॉर्म की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है वो बात करती है whoever commits sexual assault on a child more than once or repeatedly। जहाँ एक बार से ज़्यादा जो है बच्चे पे सेक्सुअल असॉल्ट कमिट किया जा रहा है, तो वो एग्रीवेटेड फॉर्म की कैटेगरी में आता है। यहाँ पे जो एग्रीवेटेड टर्म है, इसका मतलब ये है कि सीरियस ऑफेंस है, जो सीरियस फॉर्म ऑफ ऑफेंस की कैटेगरी में आ रहे हैं ये सारे एक्ट्स, तो उन्हें हम एग्रीवेटेड फॉर्म कहेंगे। जो हमारी कैटेगरी है वो है whoever commits sexual assault on a child below 12 years। तो जो ऐसा एक्ट है, जो ऐसा सेक्सुअल असॉल्ट का एक्ट है किसी पर्सन चाइल्ड पे किया जा रहा है जो 12 ईयर्स से कम की एज का है, तो उसे भी हम एग्रीवेटेड फॉर्म में इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी है वो बात करती है whoever being a relative of the child through blood or adoption or marriage or guardianship or in foster care or having domestic relationship with the parent of the child or who is living in the same or shared household with the child commits sexual assault on such child। यदि कोई पर्सन है जो उस चाइल्ड का रिलेटिव है, चाहे वो ब्लड से हो, चाहे अडॉप्शन से हो, चाहे मैरिज से हो, चाहे गार्जियनशिप में लिया गया हो, या किसी की फॉस्टर केयर में हो, और या फिर उस चाइल्ड की जो पेरेंट है उसके साथ उस पर्सन का कोई डोमेस्टिक रिलेशनशिप हो, या वो एक ही सेम जो है घर में रह रहे हैं, या जो हाउस होल्ड है वो शेयर कर रहे हैं, यदि ऐसा पर्सन उस बच्चे के साथ में सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो वो एग्रीवेटेड फॉर्म की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है वो बात करती है whoever being in the ownership of management or staff of any institution providing services to the child commits sexual assault on the child in such institution। ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन है जो बच्चों की सर्विसेज की बात कर रहा है, जो बच्चों की सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है, उसके ओनरशिप में है कोई पर्सन, या मैनेजमेंट में है, या स्टाफ में है, ऐसे इंस्टीट्यूशन यदि कोई सेक्सुअल असॉल्ट कमिट करता है ऐसे इंस्टीट्यूशन के अंडर में, तो वो जो है एग्रीवेटेड फॉर्म माना जाएगा। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है वो है whoever being in position of trust or authority of a child commits sexual assault on the child in an institution or home of the child or anywhere else। यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है या कोई भी पर्सन है जिसे उस बच्चे की अथॉरिटी दी गई है या ट्रस्ट की पोजीशन में है वो। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है वो है whoever commits sexual assault on a child knowing the child is pregnant। ऐसा पर्सन जो ये जानते हुए किसी चाइल्ड पे सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है और इसकी नॉलेज उससे है, तो वो एग्रीवेटेड फॉर्म की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है वो है whoever commits sexual assault on a child and attempts to murder that child। पहले तो वो बच्चे पे सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है पर्सन, उसके बाद उसे मारने की भी कोशिश कर रहा है। यहाँ पे अटेम्प्ट्स टू मर्डर वर्ड यूज हुआ है, तो ऐसे केसेस में यहाँ पे प्लस है और नहीं है, तो ऐसे केसेस को भी जो है हम एग्रीवेटेड फॉर्म में डालेंगे। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है वो बात करती है whoever commits sexual assault on a child in the course of communal or secretarial violence or during any natural calamity or in similar situation। यदि कोई पर्सन है जो ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटी के दौरान या कोई वायलेंस हुआ है या सेक्रेटरी वायलेंस है, चाहे वो कम्युनल वायलेंस हो या कोई ऐसी सिमिलर सिचुएशंस आती है, उसका फ़ायदा उठाते जो है बच्चे पे सेक्सुअल असॉल्ट कमिट करता है, तो वो भी एग्रीवेटेड फॉर्म की कैटेगरी में आएगा। जो नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है वो है whoever commits sexual assault on a child and who has been previously convicted of having committed any offense under this act or any sexual offense punishable under any other law for the timing in force। ऐसा पर्सन जो किसी चाइल्ड पे जो है सेक्सुअल असॉल्ट कमिट कर रहा है और वो प्रीवियसली कन्विक्टेड है इसी कोई भी ऑफेंस करने के इस एक्ट के अंडर में, मतलब पॉक्सो एक्ट के अंडर में कोई भी ऑफेंस यदि वो जो पर्सन है वो कमिट कर रहा है और वो सेकेंडली रिपीट कर रहा है, या फिर दूसरे जो अदर लॉज हैं जो एप्लीकेबिलिटी जिनकी एप्लीकेशन है अभी उस एक्ट के अंदर में वो कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस कर रहा है, इस एक्ट के अंदर में तो वो कोई भी ऑफेंस कर रहा है और दूसरे एक्ट्स के अंदर में सेक्सुअल ऑफेंस कर रहा है और उस ऑफेंस करने की वजह से उसे कन्विक्शन हो चुकी है। यहाँ पे प्रीवियसली कन्विक्टेड वर्ड यूज हुआ है, मतलब ट्रायल चल नहीं रहा है या अभी उस पर चार्जेस नहीं लगे, यहाँ पे कन्विक्शन आ चुका है, जजमेंट आ चुका है
और वो वापस से सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है तो वो भी एग्रीवेटेड फॉर्म माना जाएगा। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है whoever commits sexual assault on a child and makes the child to strip or parade naked in public। ऐसा कोई पर्सन है जो किसी चाइल्ड पे सेक्सुअल असॉल्ट कमिट कर रहा है और फिर उस पर्सन को जो है पब्लिक में परेड करवा रहा है नेकेड विदाउट क्लोथ्स या स्ट्रिप कर रहा है। तो ऐसे केसेस भी जो आएंगे वो एग्रीवेटेड फॉर्म की कैटेगरी में रखे जाएंगे। जो हमारी लास्ट कैटेगरी है इस सेक्शन के अंडर में वो है whoever persuades, induces, entices or coerces a child to get administered or administers or direct anyone to administer help in getting administered any drug or hormone or any chemical substance to a child with the intent that such child attains early sexual maturity is said to commit aggravated sexual assault। क्लॉज है ये इस सेक्शन का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लॉज है। वो इसलिए क्योंकि ये वाला जो क्लॉज है ये प्रीवियसली एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ पेनिट्रेशन सेक्सुअल असॉल्ट में इंक्लूडेड नहीं था, ये सब सेक्सुअल असॉल्ट की कैटेगरी में इंक्लूडेड है। ये क्लॉज ये बात करता है कि कोई भी ऐसा पर्सन है जो किसी चाइल्ड को परस्यूट करता है या इंड्यूस करता है, एंटाइज करता है या धमकाता है, भड़काता है, कोर्स करता है कि वो कोई ड्रग जो है या तो ले या किसी ऐसे पर्सन को जो है बोलता है कि उस बच्चे को दिया जाए। किस पर्पज़ से? कोई ऐसी ड्रग, कोई ऐसा हार्मोन या कोई ऐसे केमिकल सब्सटेंस, और उसका पर्पज़ क्या है, उसका इंटेंशन क्या है कि उस ड्रग, उस केमिकल सब्सटेंस को लेने की वजह से उसमें जो है सेक्शुअल मैच्योरिटी अर्ली स्टेज पे आ जाए, जल्दी बड़ा हो जाए, जल्दी सेक्शुअल एक्टिव हो जाए। तो ऐसे पर्पज़ से यदि कोई ड्रग, कोई सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस या कोई हार्मोन ऐसे जो है बच्चे को देता है या लेने के लिए फोर्स करता है या ज़बरदस्ती देता है या दबाव डालता है, तो ऐसे केसेस को जो है एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की कैटेगरी में हम रखेंगे। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो इस सेक्शन 10 इसकी पनिशमेंट की बात करता है। कहता है whoever commits aggravated sexual assault shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 5 years but which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। ये जो सेक्शन है पनिशमेंट की बात करता है और वो ये कहता है कि ऐसा कोई पर्सन है जो एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट कमिट करता है तो उसे जो पनिशमेंट होगी वो उसका जो टेन्योर होगा वो 5 ईयर्स से कम नहीं होगा। मतलब मिनिमम जो यहाँ पे है वो 5 ईयर्स है और जो मैक्सिमम है वो 7 ईयर्स है। यहाँ पे जो टर्म यूज हो रही है वो हो रही है 5 to 7 ईयर्स प्लस 5। और यहाँ पे जो नेचर होगा इम्प्रेजनमेंट का वो कौन सा डिस्क्रिप्शन हो सकता है, वो सिंपल भी हो सकता है, वो रिफ्रेस भी हो सकता है। मूविंग फर्दर हम जो अब नेक्स्ट कैटेगरी स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा अनदर फॉर्म ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट है जिसे हम सेक्सुअल हेरासमेंट की कैटेगरी में रख रहे हैं। तो सेक्सुअल हेरासमेंट की डेफिनेशन देखते हैं क्या है। सेक्सुअल हेरासमेंट सेक्शन 11 says that a person is said to commit sexual harassment upon a child when such person with sexual intent। यहाँ पे भी देखिए जो वर्ड यूज़ किया जा रहा है वो है सेक्सुअल इंटेंट। जब तक सेक्सुअल इंटेंट नहीं होगा तब तक जो चीज़ है हम उसे सेक्सुअल हरेसमेंट की कैटेगरी में नहीं रख सकते। ऐसा पर्सन को हम कब कहेंगे कि उसने सेक्सुअल हरेसमेंट किया किसी बच्चे के साथ में, जब उसका सेक्सुअल इंटेंट होगा। और किन कैटेगरीज के अंदर में होगा ये पढ़ते हैं। कैटेगरी है वो बात करती है when utters any word or makes any sound or makes any gesture or exhibits any object or part of a body with the intention that such word or sound shall be heard or such gesture or object or part of body shall be seen by the child। यहाँ पे सेक्सुअल हरेसमेंट कब कहला जाएगा, जब कोई पर्सन जो है सेक्सुअल इंटेंट के साथ कोई ऐसा वर्ड बोलता है, कोई ऐसा साउंड निकालता है या अपनी कोई बॉडी का कोई ऐसा गेस्चर शो करता है या अपनी बॉडी का कोई पार्ट या ऑब्जेक्ट जो है वो एग्जिबिट करता है, दिखा रहा है इस इंटेंशन के साथ कि वो ऐसा वर्ड, ऐसा साउंड जो भी उसने कहा है वो बच्चा सुने, वो बच्चा उसको सुने और ऐसा गेस्चर या ऑब्जेक्ट जो उसको दिखाया जा रहा है वो उस बच्चे द्वारा देखा जाए। जब इस इंटेंशन के साथ वो ऐसा सेक्सुअल इंटेंट के साथ जो है वो ऐसा एक्ट कर रहा है तो उसे हम सेक्सुअल हरेसमेंट कहेंगे। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है वो है makes a child exhibit his body or any part of his body so as it is seen by such person or any other person। पहले में तो वो जो पर्सन है जो एक्यूज्ड है वो ऐसा वर्ड अटर कर रहा था, ऐसा साउंड था वो प्रोनाउंस कर रहा था ये। और जो सेकेंड क्लॉज है वो ये बोध कर रहा है कि यहाँ पे चाइल्ड को ऐसा करने के लिए बोलता है, वो अपनी बॉडी दिखाए या अपनी बॉडी का पार्ट्स दिखाए और ऐसा जो पर्सन है या कोई भी अदर पर्सन है, सिर्फ एक्यूज नहीं कोई और अदर पर्सन भी है, वो उस
बच्चे को देखे तो वो भी सेक्शुअल हेरेसमेंट की कैटेगरी में आएगा। तीसरी जो कैटेगरी वो है शोज एनी ऑब्जेक्ट टू अ चाइल्ड इन एनी फॉर्म ऑफ मीडिया फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस। पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए जो है उस बच्चे को जो है दिखाया जाए किसी भी फॉर्म में, चाहे मीडिया के फॉर्म में चाहे दूसरे अदर फॉर्म्स में उस बच्चे को दिखा रहे हैं, उस बच्चे को ऐसा ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं पोर्नोग्राफिक पर्पस के हिसाब से, तो वो भी जो है सेक्शुअल हरासमेंट की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है वो है रिपीटेडली और कॉन्स्टेंटली फॉलोज और वॉचेस और कॉन्टेक्ट्स अ चाइल्ड आइदर डायरेक्टली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल और एनी अदर मीन्स। जो ऐसा पर्सन है वो लगातार रिपीटेडली और कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार बिना किसी रुकावट के जो उस बच्चे को फॉलो कर रहा है, उस पर नज़र रख रहा है, उस बच्चे से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, या तो डायरेक्टली उससे जाके वो कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल या अदर मीन्स से थ्रू जो है वो बच्चे से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है या उस पर नज़र रख रहा है, तो वो भी हम जो है सेक्शुअल हेरेसमेंट कहेंगे। अगली जो इसकी टर्म है वो है थ्रेटन टू यूज इन एनी फॉर्म ऑफ मीडिया अ रियल और फैब्रिकेटेड डिपिक्शन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फिल्म और डिजिटल और एनी अदर मोड ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द चाइल्ड और द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द चाइल्ड इन अ सेक्शुअल एक्ट। सेक्शुअल हरेसमेंट भी हम तब कहेंगे जब जो पर्सन है, हम कहेंगे जब जो पर्सन है वो थ्रेटन कर रहा है कि जो है बच्चे का यदि किसी सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्वमेंट है या क्या बोलते हैं उसके जो कोई भी बॉडी पार्ट है उसको किसी भी डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक मोड से, या तो रियल भी हो सकता है या फैब्रिकेटेड भी जो है इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, उसे किसी भी फॉर्म ऑफ मीडिया से जो है डिस्क्लोज करने की धमकी दे रहा है, उसे यूज़ करने की धमकी दे रहा है, तो वो भी हम जो है सेक्सुअल हेरेसमेंट की कैटेगरी में रखेंगे। जो लास्टली इसकी क्लॉज है वो बात करता है एंटाइसेस द चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस और गिव ग्रेटिफिकेशन देयरफॉर। यहाँ पे जो एक पर्सन है वो है एंटाइज कर रहा है, इसका मतलब ये है टू अट्रैक्ट और परsuade समवन टू डू समथिंग बाय ऑफरिंग समथिंग अपीलिंग और टेम्पटिंग, मतलब उसे कुछ लालच दे के जो है उससे कुछ करवाने की कोशिश जो कर रहा है बदले में, तो वो उसे पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए जो है एंटाइज कर रहा है, उसे ग्रेटिफिकेशन दे रहा है, कुछ दे रहा है कि तुम ऐसा काम करो और बदले में जो है मैं तुम्हें ये दे दूंगा। तो इस चीज़ को भी हम सेक्सुअल हरेसमेंट की कैटेगरी में लाएंगे। यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं वो ये है एनी क्वेश्चन विच इन्वॉल्व सेक्सुअल इंटेंट शेल बी अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। जब ये बात उठेगी कोर्ट में ड्यूरिंग ट्रायल के सेक्सुअल इंटेंट जो है उसका क्या मतलब है, यहाँ पे था कि नहीं, तो ऐसा जो टर्म है वो जो है वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट की कैटेगरी में आएगा, तो वो फैक्ट से डिसाइड किया जाएगा कि जो एक्यूज्ड का जो इंटेंट था वो सेक्सुअल था कि नहीं था। सेक्शन 12 इसकी पनिशमेंट की बात करता है, तो ये बोलता है कि यदि कोई पर्सन है जो सेक्सुअल हेरेसमेंट कमिट कर रहा है किसी पर्सन पे, तो उसे जो पनिशमेंट होगी वो किसी भी डिस्क्रिप्शन की होगी, चाहे वो सिंपल हो या फिर रिग्रेस हो, फॉर अ टर्म विच मेक्स 10 to 3 years एंड शेल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। मतलब यहाँ पे जो टर्म होगी वो मैक्सिमम जो है वो 3 years की होगी, प्लस वो फाइन के लिए भी लायबल होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है पोर्नोग्राफिक पर्पस। ये हमारा चैप्टर 3 है, यहाँ से हमारा चैप्टर 3 शुरू हो रहा है और हम एक नई कैटेगरी की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें हम 3 सेक्शन पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 13 जो बात करता है यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस। whoever uses a child in any form of media including program or advertisement telecast by television channels or internet or any other electronic form of printed form, whether or not such program or advertisement is intended for personal use or for distribution for the purpose of sexual gratification। यहाँ पे जो है बात करें कि कोई कोई भी पर्सन है, XYZ कोई भी पर्सन है, वो किसी भी चाइल्ड को यूज़ कर रहा है किसी भी मीडिया के फॉर्म में, चाहे वो किसी प्रोग्राम के पर्पज से हो, एडवर्टाइजमेंट के पर्पज से हो, जो टेलीविज़न चैनल्स यूज़ करें, इंटरनेट या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म या प्रिंटेड फॉर्म में यूज़ किया जा रहा है, भले उस प्रोग्राम या एडवर्टाइजमेंट का जो इंटेंशन था वो पर्सनल यूज़ के लिए किया जा रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया जा रहा है, और उसका जो मेन पर्पस है वो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के पर्पस से किया जा रहा है, जिसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। पहला रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स ऑफ द चाइल्ड, जिसमें बच्चे के सेक्सुअल ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। सेकेंडली
यूसेज ऑफ अ चाइल्ड इंगेज इन रियल और सिमुलेटेड सेक्सुअल एक्ट्स विद और विदाउट पेनिट्रेशन। ऐसे चाइल्ड को दिखाया जा रहा है कि वो किसी सेक्सुअल एक्ट में जो है इन्वॉल्व है, इंगेज्ड है, भले वो सिमुलेटेड क्यों ना हो, या रियल भी हो सकता है या सिमुलेटेड भी हो सकता है। और यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि उस एक्ट में पेनिट्रेशन शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है, द इंडिसेंट और ऑब्सीन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ चाइल्ड शैल बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ यूजिंग अ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेज। यहाँ पे किसी चाइल्ड का जो ऑब्सीन रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है, तो ऐसी जो 3 कैटेगरीज है जहाँ पे उसके ऑर्गन्स दिखाए जा रहे हैं, जहाँ उससे किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में इंगेज होता हुआ दिखाया जा रहा है, या फिर उस चाइल्ड का सेक्सुअल या इंडिसेंट या ऑब्सीन रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है, तो ऐसे एक्ट में भले वो जो एक्ट है वो पर्सनल यूज़ के लिए हो या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किया जा रहा है सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के पर्पस के लिए, तो वो जो है ऐसा पर्सन जो है वो गिल्टी होगा किस ऑफेंस के लिए, यूजिंग अ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन यूज अ चाइल्ड शैल इंक्लूड इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड through any medium like print, electronic, computer or any other technology for preparation, production, offering, transmitting, publication, facilitation and distribution of the pornographic material। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन यूज है चाइल्ड वर्ड किया जा रहा है, उसका मतलब क्या होगा, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा, किसी भी चाइल्ड को इन्वॉल्व कर रहे हैं, दिखाया जा रहा है किसी भी मीडियम के थ्रू, चाहे वो प्रिंट हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे कंप्यूटर रिसोर्सेज के थ्रू हो, या किसी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है उस एक्ट को जो है उस पोर्नोग्राफिक मटेरियल को प्रिपेयर करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए, पब्लिश करने के लिए, फैसिलेशन के लिए, या ऐसे मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और यदि किसी भी चाइल्ड को पोर्नोग्राफी पर्पस के लिए जो है यूज़ किया जा रहा है, तो वो पनिशेबल ऑफेंस है इस एक्ट के अंदर में। इसके बाद हम इसकी पनिशमेंट पढ़ते हैं। तो जो सेक्शन 14 है वो बात करता है पनिशमेंट फॉर यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस। Uses a child or children for pornographic purposes shall be punished with imprisonment or for a term which shall not be less than 5 years and shall also be liable to fine, and in the event of second or subsequent conviction with imprisonment of higher description for a term which shall not be less than 7 years and shall also be liable to fine। ये जो सेक्शन है, ये क्लॉज जो है वो दो तरह की दो ऑफेंसेस की बात करता है। पहला, कोई भी जो पर्सन है वो एक या एक से ज़्यादा बच्चे को पोर्नोग्राफिक पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, तो उसे फर्स्ट टाइम यदि वो ऑफेंस कमिट कर रहा है तो उसकी जो पनिशमेंट होगी वो मिनिमम 5 ईयर्स जो है मिनिमम 5 ईयर्स होगी। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ मैक्सिमम की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे मिनिमम है, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, प्लस फाइन के लिए उसकी लाइबिलिटी होगी। और यदि वो रिपीट कर रहा है ऑफेंस, सेकेंड टाइम है या सेकेंड से 2 बार से ज़्यादा हो इस जो कैटेगरी में ऑफेंस कर चुका है, तो ऐसे केसेस में उसे इन्हेंस्ड पनिशमेंट मिलेगी, और उसमें जो उसकी लाइबिलिटी होगी, उसकी जो पनिशमेंट होगी वो होगी मिनिमम 7 ईयर्स एंड प्लस ऑल्सो लाइबल टू फाइन। 7 ईयर्स मिनिमम होगी, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है सेक्शन के अंडर में, और साथ में उसकी फाइन की भी लाइबिलिटी होगी। सेकेंड क्लॉज बात करता है वो एवर यूजिंग अ चाइल्ड और चिल्ड्रन फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस अंडर सबसेक्शन 1 commits an offense referred to in section 3, section 5, section 7 or section 9 by directly participating in pornographic acts shall be punishment for the said offenses also under section 4, 6, 8, 9, 10 respectively in addition to the punishment provided in subsection 1। ये क्लॉज ये बात करता है यदि कोई पर्सन है जो किसी बच्चे को जो है पोर्नोग्राफिक पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहा है, जो सेक्शन 1 के अंडर लाइबिलिटी बन रही है जिसकी, उसके साथ में यदि कोई वो ऑफेंस ऐसा कमिट कर रहा है जो अदर सेक्शंस में भी ऑल्सो कवर्ड हो रहे हैं डायरेक्टली, मतलब पोर्नोग्राफी एक्ट्स तो हो रहा है बट उसके साथ एट द सेम टाइम जो है सेक्सुअल असॉल्ट भी हो रहा है, या एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है, या पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है सेक्शन 3, 5, 7, 9 के अंडर में, जिनकी पनिशमेंट जो सेक्शन 4, 6 एंड 8 एंड 10 में दी गई है, तो यहाँ पे उसको एडिशनली पनिश किया जाएगा। मतलब उन सेक्शंस के अंडर में जो है वो तो साथ में लाइबिलिटी होगी, इन सेक्शंस के अंडर में उसकी पनिशमेंट होगी, प्लस इस सेक्शन 14 में भी जो है उसकी लाइबिलिटी साथ में होगी। हमारा सेक्शन है इस चैप्टर का वो है सेक्शन 15, जो बात करता है पनिशमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग चाइल्ड। Any person who stores or possesses pornographic material in any form involving a child but fails to delete or destroy or report the same to the designated authority as may be prescribed with an intention to share or transmit child pornography shall be liable
to fine not less than 5,000 rupees, and in the event of second or subsequent offense with fine which shall not be less than 10,000 rupees. पर्सन है जो ऐसे पोर्नोग्राफिक मटेरियल को जो किसी भी फॉर्म में है जिसमें एक बच्चा इन्वॉल्व है, एक बच्चे से रिलेटेड है, वो उसको स्टोर कर रहा है या उसके पास है, पजेस कर रहा है, बट उसको वो डिलीट नहीं करता है या डिस्ट्रॉय करता नहीं है, या ऐसे मटेरियल की जो इंफॉर्मेशन है वो रिपोर्ट नहीं करता है पुलिस को, या जो भी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है जो हम आगे पढ़ेंगे। इस इंटेंशन के साथ यहाँ पे देखिए वर्ड है विथ एन इंटेंशन। उसका इंटेंशन क्या था ऐसा नहीं करने का कि वो उस पोर्नोग्राफी को जो है वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है जो मटेरियल है उसको शेयर करेगा, ट्रांसमिट करेगा, तो यहाँ उसकी लाइबिलिटी क्या होगी कि उसकी जो लाइबिलिटी है वो फाइन के तौर पे होगी, जिसमें उसे मिनिमम 5,000 जो रुपीज़ है उसकी लाइबिलिटी बनेगी। मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, और यदि वो एक से ज़्यादा बार इस ऑफेंस के लिए लाइबिलिटी आती है तो वो जो है उसकी फाइन देना कितना पड़ेगा, उससे मिनिमम 10,000। मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, यहाँ पर मिनिमम था 10,000 है। यदि वो फर्स्ट टाइम ऑफेंस कर रहा है सेक्शन के अंडर में तो उसकी लाइबिलिटी मिनिमम 5,000 की है, मैक्सिमम कितना भी अमाउंट हो सकता है। और यदि वो सेकेंड टाइम वो ऑफेंस कर रहा है, सब्सिक्वेंट ऑफेंस कर रहा है इसी सेक्शन के अंडर में, तो उसकी मिनिमम लाइबिलिटी बनेगी 10,000 की मिनिमम, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। नेक्स्ट क्लॉज ये बात कर रहा है any person who stores or possesses pornographic material in any form involving a child for transmitting or propagating or displaying or distributing in any manner at any time except for the purpose of reporting as may be prescribed or for use as evidence in court shall be punished with imprisonment of either description which may extend to 3 years or with fine or with both। ये क्लॉज ये बात करता है कि यदि कोई पर्सन है जो किसी पोर्नोग्राफिक मटेरियल को स्टोर कर रहा है या पजेस कर रहा है जिसमें किसी भी तरीके से किसी चाइल्ड का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए उस ऐसे मटेरियल को ट्रांसमिट करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किसी भी तरीके से, किसी भी मैनर में सिर्फ जो है वो करता है तो उसकी लाइबिलिटी कितनी होगी, मैक्सिमम पनिशमेंट उसे मिल सकती है 3 इयर्स, और वो फाइन के लिए भी लाइबिलिटी हो सकती है, या दोनों ही दी जा सकती है। बट यहाँ पे 2 एक्सेप्शंस है, तो देखिए एक्सेप्शन देख लेते हैं। पहला एक्सेप्शन बात करता है यदि वो पर्सन स्टोर कर रहा है या पजेस कर रहा है ऐसे मटेरियल को रिपोर्टिंग के पर्पज से, कि वो पुलिस में या जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है उसमें रिपोर्ट करेगा कि ऐसा ऑफेंस कमिट हो रहा है, उस पर्पज से यदि स्टोर कर रहा है तो यहाँ पे उसकी लाइबिलिटी नहीं बनेगी। सेकेंडली, यदि वो उस मटेरियल को, उस पोर्नोग्राफिक मटेरियल को जो है एज एविडेंस यूज़ करना चाहता है कोर्ट में ड्यूरिंग ट्रायल, उसमें काम आएगा, अभी डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं उस मटेरियल को, तो ऐसे केसेस में जो है उसकी लाइबिलिटी नहीं बनेगी। लास्ट जो क्लॉज है सेक्शन का वो बात करता है any person who stores or possesses pornographic material in any form involving a child for commercial purpose shall be punished on the first conviction with imprisonment of either description which shall not be less than 3 years, which may extend to 5 years, or with fine, or with both, and in the event of subsequent or second conviction with imprisonment of either description which shall not be less than 5 years, which may extend to 7 years, and shall also be liable to fine। ये क्लॉज ये बात कर रहा है कि यदि कोई ऐसा पर्सन है जो किसी पोर्नोग्राफिक मटेरियल को जो है स्टोर कर रहा है, पजेस कर रहा है किसी भी फॉर्म में जिसमें चाइल्ड इन्वॉल्व है कॉमर्शियल पर्पज से, यहाँ पे उसका जो मेन पर्पस है वो है कॉमर्शियल पर्पस से, तो फर्स्ट कन्विक्शन जो उससे होगी, फर्स्ट टाइम वो ऑफेंस कर रहा है तो उससे पनिशमेंट होगी इम्प्रिजनमेंट की, जो किसी भी डिस्क्रिप्शन की हो सकती है, सिंपल या रेगुलर, ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, जिसका मिनिमम टेन्योर रहेगा 3 इयर्स, बट विच मे एक्सटेंड टू 5 ईयर, मतलब 3 से 5 साल तक की सजा होगी, मिनिमम 3 इयर्स और मैक्सिमम 5 इयर्स, या फिर उससे फाइन भी हो सकता है, या फिर दोनों, डिपेंड करता है कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है। और यदि वो सेकेंड टाइम इस क्लॉज के अंदर कन्विक्टेड होता है, इसमें जो उसकी पनिशमेंट होगी वो होगी मिनिमम 5 ईयर्स, जो मैक्सिमम हो सकती है 7 ईयर्स तक की। और सेकेंड क्लॉज में ध्यान दीजिएगा जो बात रखनी है कि यहाँ पे शेल ऑल्सो भी लायबल टू फाइन। फर्स्ट केस में तो उसे पनिशमेंट भी दे सकते थे, फाइन भी दे सकते थे, या दोनों चीज़ें दी जा सकती थी। बट यदि उसे सब्सिक्वेंट कन्विक्शन होता है तो उसे इन्हेंस पनिशमेंट मिलेगी, जिसका टेन्योर जो होगा वो कम से कम 5 साल का होगा, मैक्सिमम 7 साल का होगा। प्लस यहाँ पे जो है उसकी फाइन की लायबिलिटी भी होगी। यहाँ पे जो फाइन है वो कंपल्सरली जो है उस पर इम्पोज किया जाएगा। ये था हमारा सेक्शन 50। यहाँ पे हमारा चैप्टर 3 खत्म होता है।
मूविंग फर्दर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर 4 की तरफ, जो बात करते हैं अबेटमेंट एंड अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस। बात करता है अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस। अबेट्स अबेटमेंट का मतलब क्या है, ये हम पढ़ते हैं इस डेफिनेशन में। अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस हु फर्स्टली इंस्टिगेट्स एनी पर्सन टू डू दैट ऑफेंस। यहाँ पे जो है कोई पर्सन जो है किसी पर्सन को भड़का रहा है, इंस्टिगेट कर रहा है एक ऑफेंस करने के लिए इस एक्ट के अंडर में। सेकेंडली, engages with one or more other person or persons in any conspiracy for the doing of that offense if an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy and in order to doing of that offense. सेकेंडली अपेटमेंट क्या कहलाएगा, यदि वो किसी एक या एक से ज़्यादा पर्सन के साथ जो है इंगेज कर रहा है कॉन्स्पिरेसी में किसी ऑफेंस को करने के लिए। इफ़ एन एक्ट और इलीगल ओमिशन, ऐसा कोई एक्ट और इलीगल ओमिशन जो है उस कॉन्स्पिरेसी के पर्सन्स में जो है हो जाए, टेक्स प्लेस, कमिट हो जाए, जो कॉन्स्पिरेसी वो कर रहे हैं ऐसे कॉन्स्पिरेसी में वो इंगेज हो रहा है, तो उसको भी जो है हम अबेटमेंट की कैटेगरी में रखेंगे। लास्टली जो है वो है इंटेंशनली एड्स बाय एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन द डूइंग ऑफ दैट ऑफेंस। किसी जो है पर्सन को इंटेंशनली ऐड कर रहा है, ऐसा पर्सन जो एक्ट कर रहा है किसी एक्ट के थ्रू या इलीगली ओमिट कर रहा है, अपना इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है उस ऑफेंस को करने के लिए, तो इन 3 चीज़ों से मिला के जो है किसी ऑफेंस को अबेट किया जा सकता है। पहला, इंस्टिगेट करता है कि कोई पर्सन इस एक्ट के अंदर में ऑफेंस करे। दूसरा, किसी पर्सन के साथ एक या एक से ज़्यादा पर्सन के साथ जो है वो कॉन्स्पिरेसी करता है, उसमें इंगेज होता है कि उस ऑफेंस को उस ऑफेंस को उस एक्ट को करने के लिए, वो इस पर्पस के साथ कि इस कॉन्स्पिरेसी के परसुएंस में जो कोई एक्ट हो या इलीगल ओमिशन उसका किसी भी तरीके से पार्टिसिपेशन हो। तीसरी जो कैटेगरी है, इंटेंशनली एड, जानबूझ के जो है किसी तरीके से वो सहायता पहुंचा रहा है कि वो एक्ट हो जाए, वो ऑफेंस कमिट हो जाए। तो इन 3 चीज़ों को मिला के जो है किसी ऑफेंस को अबेट किया जा सकता है। Definition 1. A person who by willful misrepresentation or by willful concealment of a material fact which he is bound to disclose voluntarily causes or procures or attempts to cause or procure a thing to be done is said to instigate the doing of that offense. यहाँ पे इंस्टिगेशन का माना जाएगा किसी ऑफेंस का जब पर्सन जो है वो विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन से या किसी फैक्ट जो मटेरियल फैक्ट है उसको कंसील करने से, उसे छुपाने से, विलफुल जानबूझ के जिसे उसे डिस्क्लोज करना था, विच ही इज़ बाउंड टू डिस्क्लोज, जो है वॉलेंट्रली जो है वो कॉज करता है या प्रोक्योर्स करता है, या कोई एक्ट करने के लिए जो है वो कहता है, हम इंस्टिगेट करने कहेंगे। सेकेंड एक्सप्लेनेशन है, whoever either prior to or at the time of commission of an act does anything in order to facilitate the commission of that act and thereby facilitates the commission thereof is said to aid the doing of that act. एडिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे ऐसा कोई पर्सन है जो किसी एक्ट से पहले या उस ड्यूरिंग द कमीशन ऑफ दैट एक्ट, उस जो एक्ट हो रहा है उसके टाइम पे, उस दौरान या उससे पहले जो है कोई ऐसा काम करता है कि उस काम के करने की वजह से जो एक्ट है उसको कुछ फैसिलिटेट कर रहा है, किसी भी फॉर्म में कोई फैसिलिटीज़ पहुंचा रहा है, कोई हेल्प कर रहा है, तो ऐसे एक्ट को करना जो है एडिंग कहलाया जाएगा। जो इसका थर्ड एक्सप्लेनेशन है वो बात करता है, whoever employs, harbors or receives or transports a child by means or threat or use of force of other forms of coercion, abduction, fraud, deception, abuse of power or of a position, vulnerability, or the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person for the purpose of any offense under this एक्ट इज सेड टू एट द डूइंग ऑफ दैट। एडिंग किस तरीके से भी हो सकती है, एक्सप्लेनेशन बताता है। कोई ऐसा पर्सन है जो एम्प्लॉय कर रहा है, हार्बर कर रहा है, किसी को आशा दे रहा है, रिसीव कर रहा है, या किसी चाइल्ड को जो है ट्रांसपोर्ट कर रहा है, चाहे धमका के, चाहे फोर्स का यूज़ करके, चाहे कोर्स करके, चाहे उस बच्चे का जो है अपहरण करके, एब्डक्शन करके, फ्रॉड से, डिसेप्शन का यूज़ करके, या पावर का मिसयूज़ करके जिस पोजीशन में वो है, या किसी बेनिफिट का देके, लालच देके जो है जिस चाइल्ड पे उसकी अथॉरिटी है, जो कंट्रोल है, उसकी कंसेंट लेके उसके बदले में उसे कुछ बेनिफिट दे के, तो इस तरीके से यदि किसी चाइल्ड
को रिसीव किया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, एम्प्लॉय किया जा रहा है या हार्बर किया जा रहा है, तो इसको भी एडिंग कहेंगे। तो ऐसा पर्सन जो एक्ट कर रहा है वो अबेट ही कर रहा है, किस फॉर्म में? एड करके, मदद करके। नेक्स्ट जो हमारा है वो है पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट, जो सेक्शन 17 डिफाइन करता है। सेक्शन 17 ये कहता है whoever abates any offence under this act, if the act abated is committed in consequences of the abatement, shall be punished with punishment provided for that offence। यहाँ पे बात कर रहा है ये सेक्शन कि कोई पर्सन है जो कोई भी ऑफेंस इस एक्ट के अंदर में अबेट कर रहा है, चाहे वो एडिंग करके हो, चाहे इंस्टिगेट करके हो, चाहे कॉन्स्पिरेसी करके, इंगेजिंग करके हो, तो वो यदि एक्ट करता है, अबेट करता है, और ऐसे उसके अबेट करने से जो है उसके अबेटमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस में जो है ऐसा एक्ट जो है कमिट हो जाता है, मतलब उसने अबेट किया और उसके अबेटमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस में वो एक्ट कर लिया उस पर्सन ने, जिस पर्सन को अबेट किया, तो उसकी लायबिलिटी भी वही होगी जैसे वो ऑफेंस उसने खुद पर्सनली किया है। Explanation: an act or offence is said to be committed in consequences of abatement when it is committed in consequences of the instigation or in pursuance of the conspiracy or with the aid which constitutes the abatement। यहाँ पे explanation ये बता रहा है कि किसी act के offence को कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अबेटमेंट कब माना जाएगा? जब वो एक्ट जो है वो इंस्टिगेशन करने के कॉन्सिक्वेंस में कमिट हो रहा है, या कॉन्स्पिरेसी के पर्पस को अचीव करने के लिए उस कॉन्स्पिरेसी की परसुएंस में हो रहा है, या किसी की मदद करने से विद द हेल्प ऑफ एनी एडिंग, ऐसे करने से यदि हो रहा है जिससे अबेटमेंट कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है वो ये बताता है कि यदि कोई अबेटमेंट हो रहा है, कोई एक्ट हो रहा है और वो इसके कॉन्सिक्वेंसेस में हो रहा है, तो इस सेक्शन में उस पर्सन की क्या लायबिलिटी रहेगी। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो बात करता है अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस। यहाँ पे अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं। Whoever attempts to commit any offense punishable under this act or to cause such an offense to be committed, and in such attempt does any act towards the commission of an offense, shall be punishment with imprisonment of any description provided for the offense for a term which may extend to 1/2 of the imprisonment for life, or as the case may be 1/2 of the longest term of imprisonment provided for that offense, or with fine or with both। यदि कोई पर्सन है जो भी कोई ऑफेंस है जो इस एक्ट के अंदर में पनिशेबल है, उसको अटेम्प्ट करता है, करने की कोशिश करता है, और उस अटेम्प्ट के करने की वजह से जो है उस ऑफेंस के एक्ट टूवर्ड्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, उस एक्ट को करने में कोई मदद करता है, अटेम्प्ट करता है। यहाँ पे एंड टर्म यूज़ हुआ है, और ऐसे अटेम्प्ट करने की वजह से उसमें कोई फर्दर एक्ट करता है वो, तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी? इम्प्रिजमेंट ऑफ अ डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस। उस पर्टिकुलर ऑफेंस में जो भी इम्प्रिजनमेंट, जो भी पनिशमेंट दी गई है उसकी जो है मे एक्सटेंड टू 1/2 ऑफ द इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। जो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है उसकी 1/2 जो होगी पनिशमेंट वो उससे दी जा सकती है, या फिर और यदि चाहे तो कोर्ट 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस। उस पर्टिकुलर ऑफेंस में जो लॉन्गेस्ट इम्प्रिजनमेंट का टेन्योर दिया गया होगा उसका 1/2 होगा, या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की आधी, या फिर उस मैक्सिमम पनिशमेंट जो दी गई उस सेक्शन के अंदर में जिसके अंदर उसकी लायबिलिटी बनती है उसकी 1/2 आधी पनिशमेंट, या फिर फाइन, या तो फिर फाइन भी दे सकते हैं, और या फिर पनिशमेंट प्लस फाइन जो है वो दोनों हो सकती है। ये था हमारा चैप्टर 4 का लास्ट सेक्शन। आगे की वीडियो में हम जो है इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम रिपोर्ट कैसे होगी, कैसे इसकी प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, बच्चे का जो है स्टेटमेंट कैसे लिया जाएगा, उसकी रिकॉर्डिंग की प्रोसीजर क्या होगी, स्पेशल कोर्स कौन कौन सी होगी, उनकी पावर्स एंड प्रोसीजर क्या होगी, ये आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए, इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव and enlightening, don't forget to hit that like button. Please share this video, and of course for more engaging legal content make sure to subscribe to Vidhi Kaksha. Thank you.